हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर चीज़ों को बेसिक से एडवांस लेवल पे एक्सप्लेन करूंगा और हम अभी कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ रहे हैं। कार्य ऊर्जा शक्ति में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। आप वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक पूरा देखिएगा और मैं वादा करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट को ऊर्जा संरक्षण लगाने में, ऊर्जा संरक्षण की समस्याएं करने में काफ़ी समस्या आती है, पर आज के वीडियो को देखने के बाद आप ऊर्जा संरक्षण को यूं चुटकियों में लगा सकते हो और क्वेश्चंस को यूं हल कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, लेकिन उससे पहले मैं कह देता हूं कि नोट्स की चिंता नहीं करनी है। ऐप के अंदर नोट्स डाल दिए गए हैं, धीरे धीरे सारे नोट्स डाल दिए जाएंगे। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाके आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे जाके आप अपने नोट्स को ले सकते हो। ठीक है, सारे नोट्स धीरे धीरे डाल दिए जाएंगे, आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सर ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण को समझने के लिए ये सोचिए कि इस ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है, इस ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है वो केवल नियत है। भगवान ने जितनी ऊर्जा बना दी वो बना दी, ना तो मैं ऊर्जा में बढ़ोतरी कर सकता हूं ना ऊर्जा में कोई कमी कर सकता हूं। तो सर फिर क्या कर सकते हैं? केवल ऊर्जा का क्या हो सकता है? रूपांतरण हो सकता है। क्या हो सकता है? रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन। तो अगर आपसे पूछे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो आपको ये बोलना है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी। लेकिन अब आज हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, किस तरीके से ऊर्जा संरक्षित रहती है, किस तरीके से ऊर्जा का परिवर्तन होता है। तो ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। केवल एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना प्यारे बच्चों, परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मतलब ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। जैसे मान लो जैसे मोटर चलाते हो, तो मोटर चलाते तो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा देते हैं और विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। एक बम ब्लास्ट करता है तो बम के अंदर क्या होता है? केमिकल। तो केमिकल एनर्जी किस में बदल जाती है? साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। तो कुल मिला के ये हम देख रहे हैं कि ऊर्जा ना हम बना पा रहे हैं ना नष्ट कर पा रहे हैं। ऊर्जा का केवल क्या कर पा रहे हैं? हम एक रूपांतरण कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? रूपांतरण कर पा रहे हैं। इस दुनिया में बहुत तरह की ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, उष्मा ऊर्जा है, स्प्रिंग ऊर्जा है, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। ठीक है ना। लेकिन हमें मुख्यतः दो तरह की ऊर्जाओं पे यहां ध्यान देना जरूरी है। एक होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा। जब हम ऊर्जा संरक्षण के नियम या यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम को पढ़ेंगे तो आप देखोगे मैं केवल मुख्यतः दो ऊर्जा की बात करूंगा। यांत्रिक ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। और हमारे फिजिक्स में जो भी समस्याएं आती है वो यांत्रिक ऊर्जा पर संबंधित आती है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो हर चीज आपको समझ में आने वाली है। किस तरीके से यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम काम करता है, किस तरीके से हम इससे संबंधित समस्याओं को हल कर सकते हैं, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या होता है। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा, अगर ध्यान देना है कि सर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम का मतलब क्या है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का मतलब है कि ब्रह्मांड की कुल यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है यांत्रिक, ब्रह्मांड की जितनी भी यांत्रिक ऊर्जा है। अब सर यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम की बात कर रहा हूं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम देखो क्या होता है।
सबसे पहले समझते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। थोड़े थोड़े इंग्लिश के टर्म भी आपको आने चाहिए, थोड़े थोड़े इंग्लिश के टर्म भी आने चाहिए, जिससे कोई तरह की दिक्कत ना हो। ये क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी बोले या टोटल एनर्जी बोल दूं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, अब ये होती है यांत्रिक ऊर्जा। अब इसके संरक्षण के नियम को पढ़ेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित कैसे रहती है। मैं इसको भी अभी समझाने वाला हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं लिख रहा हूं वापस से एक बार, E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ के का मतलब क्या समझते हो? के का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, और पी का मतलब क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। ये तो आपको सबको पता है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है सर, बिल्कुल सर पता है हम लोगों को, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि इन दोनों का जो योग होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि किसी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी 0 है, सुनना मेरी बात, अगर मैं बोलूं किसी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी 0 है और अगर मैं बोलूं कि उसकी स्टैटिक एनर्जी भी 0 है, सुनना एक बार आराम से, सारी बातें क्लियर कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? अगर गतिज ऊर्जा भी 0 है, स्थितिज ऊर्जा भी 0 है, इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा भी कितनी होगी? 0 होगी। यांत्रिक ऊर्जा भी कितनी होगी? 0 होगी। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये दे दे कि किसी वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा 0 है, यांत्रिक ऊर्जा 0 है, तो क्या इसका मतलब ये होता है क्या सर काइनेटिक एनर्जी भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी 0? नहीं, इसका मतलब ये हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी तो 0 नहीं है और काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट अ 0, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है। क्योंकि जब मैंने स्थितिज ऊर्जा पढ़ाया था तो मैंने बताया था स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आई, ध्यान देना, वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर गतिज ऊर्जा 0 है और स्थितिज ऊर्जा 0 है तो कुल ऊर्जा 0 होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुल ऊर्जा 0 दे रखी है तो क्या दोनों का योग 0 होगा? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि गतिज ऊर्जा तो अगर वस्तु में है तो वो हमेशा धनात्मक होती है और स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। तो अगर कोई धनात्मक राशि और ऋणात्मक राशि मिले तो वो भी क्या बना सकती है? शून्य बना सकती है या नहीं बना सकती है? तो ये इसका उल्टा भी सही है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि अगर E 0 है तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या वस्तु में गतिज ऊर्जा है, और अगर वस्तु में गतिज ऊर्जा होगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो ही है, तो ये संभव है। अब मान लो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही 0 है तो कुल ऊर्जा 0 होगी। पर अगर आपने बोला कि सर कुल ऊर्जा तो 0 है और वस्तु के अंदर गतिज ऊर्जा है, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा। स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इस बात को आपको याद रख के चलना है। उम्मीद कर रहा हूं एकदम बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर है। ठीक है सर, ठीक है, आओ आओ देखें आगे और चीजों को समझते हैं डिटेल में। सर आपने पढ़ाया था, आपने क्या पढ़ाया था? आपने हमें कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ाई थी। तो मैंने बोला हाँ पढ़ाई थी। सर कार्य ऊर्जा प्रमेय में आपने क्या पढ़ाया था? कार्य ऊर्जा प्रमेय में, अच्छा कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है? कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, हमारा पहले वाला वीडियो जाके देखिए, वहां कार्य ऊर्जा प्रमेय को विस्तृत रूप से समझाया गया है, उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए गए हैं, जाके पढ़िए, सीखिए और वहां जाके वापस यहाँ आइए, सारी बात समझ में आ जाएगी। कार्य ऊर्जा प्रमेय में हमने क्या बताया था? किसी वस्तु पर किया जाने वाला कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के योग के तुल्य होता है। अब कार्य कौन कौन कर सकते हैं? कार्य हमने बताया था संरक्षी बल कर सकता है, ठीक है, और संरक्षी बल क्या क्या होते हैं वो भी अगर आपको देखना है तो हमारे वीडियो में जाके देख लीजिए, बना रखा है संरक्षी बल और संरक्षी बल। कार्य कौन कर सकता है? असंरक्षी बल कर सकता है।
और दूसरे बल भी। अब दूसरा बल कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, बाह्य बल कुछ भी हो सकता है, हवा का प्रतिरोध हो सकता है, या और कोई भी बल हो सकते हैं। हमने जो बल लगाए हैं अलग से, बाह्य बल, कोई भी अलग से बल है, कोई भी अलग से बल है, कोई भी अलग से लगाया, तो वो क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब अगर एक बार मैं मान लूं, मैं केवल संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य ही मानूं, अगर मैं संरक्षी बल के द्वारा किया गया ही कार्य मानूं, तो संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य मानूं, और मैं ऐसा मान लूं कि असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, एक बार के लिए मान लेता हूं कि असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य है, कोई दूसरे बल द्वारा, अदर फोर्स के द्वारा, अदर यानी कि इसको बोलते हैं अदर फोर्स, कोई भी अदर फोर्स के द्वारा किया गया कार्य भी मान लेता हूं शून्य। ठीक है, इसका मतलब संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? क्या होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। और याद करो, क्या स्थितिज ऊर्जा संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य याद आ रहा है? क्या संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य को हमने माइनस का डेल्टा यू लिखा था? क्या माइनस का डेल्टा यू लिखा था? संरक्षी बल और संरक्षी बल में जाके देखो, क्या संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है? होता है, बिल्कुल होता है। तो बराबर डेल्टा के, इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर 0। अच्छा, डेल्टा के का मतलब क्या समझते हो? डेल्टा के का मतलब क्या समझते हो? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। क्या समझते हो? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। और डेल्टा यू का मान क्या समझते हो? डेल्टा यू का मान क्या समझते हो? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। क्या समझते हो? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। और दोनों में परिवर्तन का योग क्या है? दोनों में परिवर्तन का योग क्या है? शून्य है। इसका मतलब ना तो इसमें परिवर्तन हो रहा है ना इसमें परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन को तो 0 के बराबर बता दिया कि भाई इसका परिवर्तन भी 0 है, इसका परिवर्तन भी 0 है। और अगर कोई राशि में परिवर्तन 0 है, इसका मतलब राशि परिवर्तित हो ही नहीं रही। मेरे पास अभी भी 100 रुपए हैं और बाद में भी 100 रुपए हुए, तो बताओ मेरे रुपयों में परिवर्तन कितना? सर 100 माइनस 100 0। इसका मतलब मेरे पास रुपए क्या है? नियत है। उसी तरीके से अगर मैं गतिज ऊर्जा का परिवर्तन और स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन की बात करूं, इसका भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, इसका भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो दोनों का परिवर्तन नहीं हुआ, तो कितना आया? 0 आया। 0 आया। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा क्या हो गई? नियत हो गई या नहीं हो गई? बताओ। अगर ये नियत है तो इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाई अगर ये नियत है, ये पहले भी 100 जूल थी, बाद में भी 100 जूल हुई, तो स्थितिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य। अगर ये 50 जूल थी और पहले भी 50 जूल थी, बाद में 50 जूल हुआ, तो इसमें परिवर्तन शून्य। इसका मतलब ये राशि और ये राशि क्या हो गई? नियत हुई या नहीं हुई? इसका मतलब क्या ये दोनों नियत हो गई? सर बिल्कुल नियत हो गई। और हमने क्या बोला? अगर दोनों का योग नियत है, यह नियत है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित तभी रहती है, तभी संरक्षित रहती है जब वस्तु पर बाह्य बल शून्य हो। जब वस्तु पर बाह्य बल शून्य हो। अगर हम कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, तो शून्य हो, बाह्य बल शून्य हो, कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, केवल जो बल लग रहे हैं वो आंतरिक है, और वो भी कैसे हैं? संरक्षी बल है। आंतरिक बल है और कैसे हैं? संरक्षी बल। देखो तो कैसा लिया था? संरक्षी बल लिया था। आंतरिक कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? संरक्षी बल द्वारा। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य किया जा रहा है, इसका मतलब बल कैसा है? संरक्षी है। इसका मतलब बाह्य रूप से कोई बल नहीं लगाया जा रहा, कोई बल नहीं लगाया जा रहा। और अगर कोई बाह्य बल से कोई भी नहीं लगाया जा रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। लेकिन इस कंडीशन क्या है? कंडीशन सर एक ही है। क्या कंडीशन है? कि कार्य किसके द्वारा किया जाना चाहिए? संरक्षी बल द्वारा किया जाना चाहिए, और कोई भी बाह्य बल नहीं लगाना चाहिए। तो यांत्रिक ऊर्जा सदैव क्या रहती है? संरक्षित रहती है। इस बात को याद रख लीजिए, इस बात को याद रख लीजिए। क्लियर है? एकदम क्लियर है। और अगर मान लो, नोट डाल के बात लिख लेना, अगर मान लो
मान लो आपने बाह्य बल लगा दिया, मान लो आपने बाह्य बल लगा दिया, मान लो वस्तु पर आपने जब बाह्य बल लगा दिया, बाह्य बल का मतलब एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल लगा दिया तो क्या होगा, बाह्य बल लगा दिया तो क्या होगा, बाह्य बल लगाने पर गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन हो जाएगा। और ये जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो बाह्य बल के बराबर होगा, बाह्य बल के बराबर होगा। ये बात याद रख लेना, ये बात याद रख लेना। जब तक बाह्य बल नहीं लग रहा है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहेगा। अगर आपने बाह्य बल लगा दिया वस्तु पर तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बाह्य बल के बराबर होगा। लेकिन ध्यान रखना, बल संरक्षी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संरक्षी होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। क्लियर है, एकदम क्लियर है। क्वेश्चन कराऊंगा और क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन कराऊंगा और क्लियर हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। सही है, पक्की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब यहां पे देखते हैं कि किस तरीके से, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम को सिद्ध करना। किसके लिए, एक मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए। क्या है, कोई वस्तु है जो मुक्त रूप से गिर रही है, चलो चेक करवाता हूं तुम्हें। एक मुक्त रूप से, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, एक मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए, एक मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए, गिरती हुई वस्तु के लिए, एक मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए आपको सिद्ध करना है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलो चेक करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। देखो मैंने क्या बोला, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण की कंडीशन क्या बताई कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर नियत। कब, जब कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो और जो कार्य किया जा रहा हो किसके द्वारा किया जा रहा हो, संरक्षी बल द्वारा किया जा रहे हो। और संरक्षी बल क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। स्थितिज ऊर्जा के द्वारा किया गया कार्य, एमजी के द्वारा किया गया कार्य, स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य, ये जो भी हैं स्थिर विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, ये जो भी आते हैं ये किसके अंदर आते हैं, संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य में आते हैं। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य, श्यान बल द्वारा किया गया कार्य, वो किस में आते हैं, असंरक्षी में आते हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है m द्रव्यमान की, ठीक है, m द्रव्यमान की एक बॉल है। ये मुक्त रूप से किसी ऊंचाई h से नीचे की तरफ गिर रही है, धरातल पे गिर रही है, मुक्त रूप से h ऊंचाई पे धरातल पर गिर रही है। ध्यान दीजिएगा, धरातल पे क्या हो रही है, गिर रही है, ठीक है। आपको ये सिद्ध करना है कि हर बिंदु पर, 3 बिंदु मान लेता हूं, 3 बिंदु मान लो, ये बॉल गिर रही है, एक बिंदु ये रहा, ए बिंदु मान लिया, फिर बॉल नीचे पहुंचेगी ये रहा तुम्हारा बी बिंदु, सी बिंदु मान लेता हूं, और यहां पर एक बिंदु और मान लेता हूं मैं, बी बिंदु। मुझे ये चेक करना है कि हर बिंदु पर कुल ऊर्जा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी, यानी कि स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग क्या आएगा, नियत आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैंने देखा h बना लिया, ऊंचाई बना ली, ठीक है, ऊंचाई बना ली, और इस दूरी को एक बार मैं मान लिया x, इस दूरी को x मानेंगे तो ये कितना बचेगा, एक बार बताना मुझे, क्या h माइनस एक्स बचेगा, बिल्कुल सर, ये h माइनस एक्स बचेगा, h माइनस एक्स बचेगा, ठीक है, ओके। अब पहले देखो कि यहां पे कोई बाह्य बल लगता हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। बॉल को धरती कहां खींच रही है, नीचे, किससे, mg से। mg कैसा है, गुरुत्व बल, तो बॉल धरती को कहां खींचेगा, ऊपर की तरफ, किससे, mg से। क्योंकि याद करो जब मैंने मुक्त रेखा चित्र बनाना सिखाया था न्यूटन की गति के नियम में, तो जब आप किसी चीज पर जितना बल लगाओगे वो भी वस्तु आप पर उतना ही बल लगाएगी। अगर मैं दीवार को, इस बोर्ड को 20 मीटर न्यूटन के फोर्स से दबा रहा हूं तो ये वापस मुझे कितना न्यूटन देगी, 20 न्यूटन देगी। इसका मतलब
अगर बॉल नीचे की तरफ गिर रही है गुरुत्व प्रभाव के कारण, इसका मतलब बॉल धरती को किधर खींच रही होगी, ऊपर की तरफ। वो बात अलग है, वो हमें दिखती नहीं है क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब धरती और बॉल एक निकाय के रूप में है, और अगर वो एक निकाय मान लिया जाए तो आप देखो जितना बल धरती द्वारा उस बॉल पर लगाया जा रहा है, बॉल भी उस धरती पर उतना बल लगाने की कोशिश कर रही है, उतना बल लगा रही है। और हमें पता है गुरुत्व बल क्या है, संरक्षी बल है। तो मैंने कहा अगर संरक्षी बल लग रहा है तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग क्या रहेगा, नियत रहेगा हर बिंदु पे। ठीक है सर, आपने बिल्कुल बोला था। तो चलिए चेक करते हैं रहता है या नहीं रहता। आइए मैं अगर आपसे बिंदु ए के लिए बात करूं, अगर मैं आपसे बिंदु ए के लिए बात करूं, ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बिंदु ए पर, बिंदु ए के लिए बात करूं, बिंदु ए के लिए बताओ मुझे स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योग क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए सर? आप बार बार कह रहे हो नियत रहना चाहिए, चलिए चेक करवाइए हमें। मैंने कहा अगर मुक्त रूप से गिर रही है तो u का मान कितना लिखा जाएगा, u का मान कितना लिखा जाएगा सर? 0। तो गतिज ऊर्जा क्या लिखी जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या लिखी जाएगी। याद करो स्थितिज ऊर्जा पढ़ाई थी, स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। पढ़ाया था ना, पढ़ाया था ना, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो याद करो स्थितिज ऊर्जा परिभाषित करने के लिए एक मानक बिंदु या रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता था। याद करो यहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना लिखते थे, 0 मानते थे। भाई धरातल पे कितना मान है, 0। अब धरातल से आप कितनी ऊंचाई पे चले गए, कितनी ऊंचाई पे चले गए, h ऊंचाई पर। और जब कोई चीज धरातल से h ऊंचाई पे जाती है तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा कितनी लिखी जाएगी, mgh, ठीक है, बराबर नियत। तो कुल देखो, कुल अगर मैं पूछूं कुल ऊर्जा कितनी निकल के आ गई, ध्यान से देखो तो कुल ऊर्जा क्या हो गई, कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, बोलो हाँ या ना? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा यही हो गई। तो देखो गतिज ऊर्जा तो कितनी हो गई, 0। स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, mgh। कुल ऊर्जा ए बिंदु पे कितनी निकल के आ गई, mgh। कुल ऊर्जा ए बिंदु पे कितनी निकल के आ गई, कुल ऊर्जा ए बिंदु पे कितनी निकल के आ गई, जिसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। आगे अगर ये नियत है यानी कि बी बिंदु पर भी इसका मान इतना ही आना चाहिए और सी बिंदु पर भी इसका मान इतना ही आना चाहिए, क्योंकि नियत है। अगर मेरे पास 100 रुपए है और मैं कहता हूं ये नियत है, तो हर जगह जाऊंगा तो मेरे पास कितने रहने चाहिए, 100 रुपए रहने चाहिए। चलिए चेक करते हैं अगले के लिए, मैं अगले के लिए चेक करवाता हूं आपको। बिंदु बी के लिए चेक करते हैं। अब सर बिंदु बी पर आएंगे तो कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा का मान तो घटेगा, लेकिन गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएंगे ऊंचाई घटेगी या नहीं घटेगी, बताओ? ऊंचाई घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा या नहीं घटेगा? घटेगा। तो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब सोचना, जब बी बिंदु पर वस्तु पहुंचेगी तो इसका वेग कितना लिखा जाएगा, बी बिंदु पर वस्तु पहुंचेगी तो इसका वेग कितना लिखा जाएगा सर? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2gx लिखेंगे। विस्थापन नीचे की तरफ है तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस। लेकिन इस स्थिति के लिए a से b के लिए जरा देखना, u का मान कितना है, u का मान कितना है, 0 है। तो v स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, 2gx लिखोगे। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो? 2gx लिखोगे या नहीं लिखोगे? इस बिंदु पर v स्क्वायर 2gx होगा। तो चलिए b बिंदु पर अगर मैं बात करूं, स्थितिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर का मान कितना है, 2gx। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया आपने बताया। लेकिन अगर मैं बी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा की बात करूं, अब बी बिंदु कितनी ऊंचाई पर, h माइनस एक्स की ऊंचाई पर है, तो mgh माइनस एक्स बराबर नियत, यानी कि ये नियत रहना चाहिए। चेक करेंगे, अभी चेक करना। तो यहां से देखो 2 से 2 गया, ये कितना बचा, mgx बचा, प्लस mgh माइनस mgx बराबर नियत। और आपको ये पता चला मैं ढूंढने खजमाने से जब वफा निकला। देखो 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 क्या पता चला, mgh बराबर नियत, mgh नियत, यानी कि बी बिंदु पर भी कुल ऊर्जा कितनी आ गई, बी बिंदु पर कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, और वो कितनी आ गई, mgh आई या नहीं आई
सर क्या बात कह रहे हो, इसका मतलब यहां पर जितनी ऊर्जा रहेगी बी बिंदु पर ऊर्जा भी उतनी रहेगी। इसका मतलब ये तो नियत है सर, ये तो हर जगह समान आ रही है। चलिए सी बिंदु पर चेक कराओ सर, सी बिंदु पर चेक कराओ, सी बिंदु पर चेक करो, बिंदु सी पर देखो, ध्यान से देखो, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, फिर से बात कह रहा हूं। अब देखो जैसे सी बिंदु पे पहुंचोगे, काइनेटिक एनर्जी एट बिंदु सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बिंदु सी बराबर नियत रहना चाहिए। क्या है, चलो जैसे ही बॉल यहां से यहां पहुंचेगी, यहां से यहां पहुंचेगी, इसका वेग क्या हो जाएगा, यहां मान लेता हूं v। इस बार यहां पर जो v का मान होगा, यहां पे v डैश मान लेता हूं क्योंकि v यहां माना है, तो v डैश स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, a से c की बात कर रहा हूं, a से c की बात कर रहा हूं, a से गिरी है c पे पहुंची है, v डैश स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g। इस बार बॉल कहां से कहां, a से c, कहां आ रही है, नीचे की ओर, कितनी, a और c को देखो h, लेकिन नीचे की तरफ, तो माइनस का h, तो v स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2gh। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर, v स्क्वायर बराबर 2gh आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं गतिज ऊर्जा कितनी लिखी जाएगी, आप बोलोगे हाफ एम वी स्क्वायर का मान कितना आया, 2gh। लेकिन जैसे ही वस्तु यहां पहुंचेगी, सुनना मेरी बात, यहां पहुंचेगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इस बिंदु पर 0 है, तो सर 0 हो जाएगी। जरा ध्यान देखना, क्या नियत आई या नहीं आई, जरा देखना नियत आई या नहीं आई, mgh। तो कुल ऊर्जा क्या हो गई, कुल ऊर्जा हर बिंदु पर अगर ध्यान देखो, कुल ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। बोलो हाँ या ना, और वो किसके बराबर आ गई है, mgh के बराबर आ गई है। वाह सर, यही होता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि हर बिंदु पर अगर कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा है, केवल संरक्षी बल लग रहा है, तो हर बिंदु पर कुल ऊर्जा का योग सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा सर। क्या रहेगा, नियत रहेगा। अगर इसके ग्राफ को समझाऊं तो ग्राफ एकदम आसान है, ग्राफ एकदम आसान है, इसका ग्राफ एकदम आसान है। अगर मैं ऊर्जा का, कुल ऊर्जा का ऊंचाई के साथ ग्राफ बनाऊं तो कैसा आएगा, देखना ध्यान से, कुल ऊर्जा का ऊंचाई के साथ ग्राफ बनाऊं तो कैसा आएगा, कुल ऊर्जा का ऊंचाई के साथ ग्राफ। क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है और घट रही है, तो ऊंचाई के साथ ग्राफ। देखो कैसा बनेगा, ध्यान से देखना। देखो एक ऊर्जा बढ़ेगी तो एक ऊर्जा घटेगी, एक ऊर्जा बढ़ेगी तो एक ऊर्जा घटेगी। जब ऊंचाई बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, जब ऊंचाई बढ़ती है तो कौन सी ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, और जब ऊंचाई घटती है तो स्थितिज ऊर्जा घटती है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आता है, ध्यान से देखोगे ना। अब अगर आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, बताओ। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, देखो यहां से यहां जा रहा हूं, ऊंचाई बढ़ रही है, यानी कि ये ग्राफ किसका है, स्थितिज ऊर्जा का है। देखो तो इस बिंदु पर ऊंचाई 0 है, स्थितिज ऊर्जा 0 है। इस बिंदु पर ऊंचाई सबसे ज्यादा है, ऊंचाई का मान देखो, अगर 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं, 5 लिखूं, तो ये 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी, ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, 0। और नीचे जहां पर स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, वहां पे कौन सी ऊर्जा मिलती है, गतिज ऊर्जा। अभी आपने देखा था। तो यहां से नीचे की तरफ आएंगे तो जहां स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, वहां गतिज ऊर्जा क्या होती, न्यूनतम होगी या नहीं होगी, बोलो हाँ या ना। लेकिन ये वाली जो रेखा है, ये किसको दिखा रही है, कुल ऊर्जा को दिखा रही है। कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। किसी भी बिंदु पर देख लो, इस बिंदु पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है और गतिज ऊर्जा अधिकतम है। इन दोनों का योग क्या दिखाएगा, ये दिखा रहा है। इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही बराबर, जितनी स्थितिज है उतनी ही गतिज है, अगर आप ध्यान से देखो तो। और इस बिंदु पर
इस बिंदु पर अगर आप ध्यान से देखो तो गतिज ऊर्जा न्यूनतम है और स्थितिज ऊर्जा क्या है, अधिकतम है। दोनों का योग हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। इसीलिए ग्राफ कैसा आ गया, ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी, नियत रहेगी। दिख रहा है क्या, नियत रहेगी, तभी तो ये ग्राफ कैसा आया है, सीधी रेखा आया है। पर स्थितिज और गतिज में परिवर्तन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। आइए देखें। पहला क्वेश्चन देखो, एक गाड़ी जिसका द्रव्यमान 1500 केजी है, जिसको 200 मीटर ऊंची घाटी पर चढ़ाया जाता है। अब देखो, जब गाड़ी ऊपर चढ़ रही है तो किसके विरुद्ध चढ़ रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। और गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल होता है, संरक्षी बल होता है। और संरक्षी बल में क्या होगा, संरक्षी बल में क्या होगा, देख लो, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या रहना चाहिए, नियत। तो कुल मिला के इस टाइप के क्वेश्चन को देखें कैसे करना है, ध्यान देना, ध्यान देना एक बार। तो देखो, जब वस्तु 1500 केजी की है, कितने वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 1500 केजी है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, एच कितनी है, 200 मीटर की घाटी पे चढ़ाया गया है। अगर वो 200 मीटर की घाटी पे चढ़ाई गई है तो बताओ, ऊंचाई बढ़ाई गई है तो बताओ उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। सर ये तो आपने सीधा बताया ना, mgh होगी। m कितना है सर, 1500 है। g का मान कितना ले लो, 10 ले लो एक बार के लिए। ऊंचाई कितनी है सर, 200 मीटर है। उत्तर बताओ, 15 दूना 30, 30 आ गया। 1 2 3 2 5, यही है क्या, चेक करना एक बार। 15 दूना 30, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लो, इतना जो आंसर आया। फिर क्या कह रहा है कि जैसे ये गाड़ी इतनी ऊंचाई पे चढ़ी, फिर यहाँ पे रोड थी, भाई मैं मनाली गया, मनाली में गाड़ी चढ़ गई ऊपर ऊपर ऊपर, फिर क्या हो गई, सीधी रोड आ गई। अब सीधी रोड आती ये कार क्या हो गई, ये सीधी रोड आती कार क्या हो गई, सीधी रोड आती कार क्या होगी, 30 की स्पीड से चलने लग गई। जब कार 30 की स्पीड से चली तो कार के अंदर कौन सी ऊर्जा आएगी सर, गतिज ऊर्जा आएगी। और गतिज ऊर्जा कितनी होती है, ½ mv²। अब ऊपर गए, ऊपर जाने से हमारा भार तो हल्का नहीं होगा, भार तो रहेगा, बिल्कुल सर भार तो रहेगा, द्रव्यमान तो रहेगा। कितना द्रव्यमान, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर जाएंगे तो हमारा जो द्रव्यमान है 1500 से 500 हो जाएगा, नहीं, द्रव्यमान तो परिवर्तित नहीं होगा। कितना है 1500 इंटू 30² 900। ठीक है सर, कोई नहीं, कितना हो गया, 15 नामा 135 इंटू 100 बटा 2 50, 25 5 दिए 15 2 17, हासिल लगी 1 5 एकम 5 और 1 6, 675 इंटू 10 की घात 3, यहां पे आ जाएगा 675 1 2 3 जूल। ये गतिज ऊर्जा निकाल ली। आपसे पूछा कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा बताओ, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा होती है या नहीं होती, बिल्कुल सर होती है। चलो स्थितिज ऊर्जा कितनी है बताओ, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 1 3 3 6, 6,75,000 जोड़ दो इसको, 5 7 6 3, इतना जूल ऊर्जा। ये क्वेश्चन खत्म, ये क्वेश्चन खत्म। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी, एकदम आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक पेंडुलम को ध्यान दीजिएगा, एक पेंडुलम को उसकी माध्य स्थिति पर v वेग प्रदान किया जाता है, वह ऊर्ध्वाधर 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जाती है। ध्यान देना, एक पेंडुलम है, आपके सबके घर में पेंडुलम होगा, आपके सबके घर में पेंडुलम होगा, आपके सबके घर में पेंडुलम होगा। ये लीजिए मान लो पेंडुलम है, ठीक है, और इसको माध्य स्थिति पर वेग दिया जाता है v, ये इसकी माध्य स्थिति होती है, जैसे खड़ा होता है इस स्थिति को बोलते हैं माध्य स्थिति, माध्य स्थिति। और अगर इस माध्य स्थिति से ये कहीं चला गया, किसी भी कोण पे चला गया, मान लो v ऊर्ध्वाधर से ऊर्ध्वाधर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पे चला जाता है। कितनी ऊंचाई पे चला जाता है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पे चला गया। ये मान लो यहां चला गया, यहां चला गया। अगर ये यहां चला गया तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, यहां से
दादा 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे चला गया। ध्यान से देखो ये कितना चला गया, 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे चला गया। देखो मैंने क्या सिखाया था, जब भी स्थितिज ऊर्जा परिभाषित करनी हो एक मानक बिंदु मान लेना, जहां से आपने वेग दिया है इस बिंदु को हम मान लेंगे मानक बिंदु, हमेशा ध्यान से रखना। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आए तो स्थितिज ऊर्जा परिभाषित करने के लिए मैंने पहले भी कह चुका हूं कि स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो आपको एक बिंदु मानना पड़ेगा जहां स्थितिज ऊर्जा क्या हो, शून्य हो। जिस बिंदु पर वेग दिया जा रहा है यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या मान ली, शून्य। अब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी क्या स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, बिल्कुल सर, और गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। आप खुद देखो, एक पेंडुलम पकड़ो, धक्का दो तो कहां जाएगा, ऊपर। जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका वेग क्या होगा, कम होगा, और वेग कम होगा तो कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा कम होगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्योंकि हमने क्या बोला, अगर कोई बल लगता हुआ नहीं नजर आ रहा है आपको तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा का योग सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी तो कौन से, अगर गतिज ऊर्जा कम होगी तो कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्योंकि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल क्या कर सकते हैं, इसका रूपांतरण। अब ध्यान देना, यहाँ माध्य स्थिति पर यहां पे मैंने बोला स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 0 है। आपने यहाँ पे ऊर्जा दी, कौन सी ऊर्जा दी, गतिज ऊर्जा दी, कितनी, हाफ। अगर द्रव्यमान m है तो हाफ mv²। अब इसके कारण, इस ऊर्जा के कारण ये वस्तु कहां चली गई, ये वस्तु कहां चली गई, h ऊंचाई पे चली गई। और अगर ये वस्तु h ऊंचाई पे चली गई तो इसकी सारी की सारी ऊर्जा किसमें चली जाएगी, सारी की सारी ऊर्जा किसमें चली जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में चली जाएगी, बिल्कुल सर। और अगर मैं ध्यान दूं कि यहां पर स्थितिज ऊर्जा 0 है और काइनेटिक ऊर्जा है, लेकिन यहां आकर के वस्तु रुक गई तो यहां पर इसका वेग कितना हो जाएगा, यहां पे किसका वेग कितना हो जाएगा, 0। पर इसके बाद ऊंचाई है तो कुछ ना कुछ क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगी या नहीं होगी। और मैंने क्या सिखाया था, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन प्लस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है। अब देखो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। बोलो हाँ या ना, मतलब तो यही होता है ना, यही होता है भाई। एक ऊर्जा कम होगी दूसरी बढ़ेगी, फाइनल इस बिंदु पर 0 माइनस हाफ mv² प्लस PEF फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सर, mgh। इनिशियल कितनी थी, इस बिंदु पे कितनी थी, इसको प्रारंभिक बिंदु मानिए, इसको अंतिम बिंदु मानिए, बराबर 0, बराबर 0। तो यहां से अगर देखो तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv² करेंगे, m से m गया तो v² बराबर 2gh करोगे तो v का मान निकालना है, रूट का 2gh रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। आपने क्या बोला सर, अगर कोई भी बाह्य बल लगा नहीं है तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग क्या होता है, नियत। या आप सीधा ही लिख सकते हो कि स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल गई, गतिज ऊर्जा किसमें बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। आप सीधा भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि आप इसको ऐसा भी लिख देना कि गतिज ऊर्जा किसमें बदल रही है, स्थितिज ऊर्जा में, यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि सारी की सारी गतिज ऊर्जा किसमें बदल रही है, स्थितिज ऊर्जा में। तो आप सीधा भी लिख सकते हो, एक ही बात है, सीधा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। क्योंकि बाह्य बल नहीं लग रहा है तो इसको ऐसे भी लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर आपने बताया ऊर्जा रूपांतरित होती है, आपने वस्तु को गतिज ऊर्जा दी, वो किसमें बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है सर, लिख सकते हैं ऐसा। यहां से भी क्या आएगा आंसर, सेम आएगा। तो किसी भी तरीके से लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको बात समझ में आनी चाहिए। देखो √2g है, मान रख दो, मान रख दो, 2 × 9.8, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर -2। हल कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए, कितना होगा, कितना होगा जरा देखिए 98, 90, 90, 180, 8, 88, 196 इंटू 10 की घात -2। और ये कितना होता है, ध्यान से देखिए, 14 × 10 की घात -2। 14 स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर, सॉरी 14 स्क्वायर, तो उत्तर आएगा तुम्हारा 1.4 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से उत्तर निकाल लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन और गतिज ऊर्जा का परिवर्तन का योग नियत होता है, क्योंकि यही तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो।
अगर चाहो तो आप इसको सीधे लिख सकते हो कि सर गतिज ऊर्जा किसमें बदल रही है, स्थितिज ऊर्जा में बदल रही है, तो गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, आंसर खत्म। क्योंकि इसके पास जितनी ऊर्जा है वही तो कहां बदल रही है, स्थितिज ऊर्जा में। आइए क्वेश्चन और लेते हैं। एक 40 केजी द्रव्यमान की लंबाई द्रव्यमान की लड़की 6 मीटर लंबाई की रस्सी के झूले से लटकी है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कई बार कर चुका हूं मैं, आगे ही पढ़ चुके हैं। ये मान लो झूला है और यहाँ पे एक लड़की बैठी है जिसका द्रव्यमान 40 केजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। झूले की लंबाई 6 मीटर है, ठीक है। अगर 6 मीटर है और ये इसको किसी ने खींचा, कई बार होता है झूला झूलते अपन खींचते हैं, मान लो मैंने इसको खींचा, जब मैं इसको खींचूंगा तो इसके पास कौन सी ऊर्जा आएगी, स्थितिज ऊर्जा आएगी या नहीं आएगी, आएगी। और जैसे ही छोड़ूंगा वो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर आ जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो जरा सोचना कि हमने इसको खींचा और खींचने पे ये मान लो कितनी ऊंचाई पे चली गई, ये 60 डिग्री के कोण पे चली गई, 60 डिग्री के कोण पे चली गई। तो बोला स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। तो इस बिंदु पे उसकी कोई ना कोई ऊर्जा तो होगी, क्योंकि किसी ना किसी ऊंचाई पे गया है, तो कौन सी ऊर्जा आएगी, स्थितिज ऊर्जा। अब ये ऊंचाई कितनी है मुझे पता नहीं, लेकिन याद करो मैंने सिखाया था, याद करो। पिछले वीडियो को जाके देखो ध्यान से, पिछले वीडियो को जाके ध्यान से देखेंगे। अगर यहां से कोई वस्तु है और ये L लंबाई की रस्सी है और ये वस्तु मान लो यहां चली गई, यहां चली गई, ध्यान से देखना, और ये ऊंचाई h है, ये ऊंचाई h है, तो जरा याद करो सिखाया था कैसे निकालते हैं। अगर ये कोण थीटा है तो ये जो लंबाई होगी ये भी L हो जाएगी, इसका ये वाला घटक कितना होगा, क्या L cos थीटा होगा या नहीं होगा, याद करो। पुराने वीडियो जिसने नहीं देखे जाके देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। पूरी लंबाई L, इस लंबाई का ये घटक L cos थीटा, हमें तो ये चाहिए सर h का मान कैसे निकालेंगे, पूरी लंबाई में से अगर ये मान घटा दूं, पूरी लंबाई में से ये मान घटा दूं, पूरी लंबाई कितनी थी L, और ये मान कितना निकला L का, L घटक क्या निकला, L cos थीटा निकला। बिल्कुल सर यही निकला। तो अगर आपसे पूछा कि इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा निकालो, तो इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कितनी लिखी जाएगी, सीधे स्थितिज ऊर्जा का सूत्र देखो। इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कितनी लिखी जाएगी, जल्दी से बताओ। इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कितनी लिखी जाएगी, mgh लिखी जाएगी। और h का मान क्या लिखोगे, h का मान लिखोगे L माइनस L cos थीटा। अब L का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है, L का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। L का मान क्वेश्चन में दे रखा है 40 है, ठीक है। G कितना है, 10 है। लिख रखा है या नहीं लिख रखा बताओ, एकदम आसान है। और L माइनस L cos 6 माइनस 6 cos 30 60, ये लो 6 माइनस 6 cos 60, तो आंसर कितना आ गया 40 इंटू 10, 6 माइनस cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है जल्दी से बताओ, 1/2 होता है सर, 1/2, 2 3 जा 6, तो यहां से उत्तर कितना निकल के आएगा 400 इंटू 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 4 दिए 1200 जूल हो गया। एकदम आसान है, कुछ नहीं किया हमने भाई। यहां से आपने झूले को ले गए, जब झूले को ले गए तो धीरे धीरे ले गए हो, और धीरे धीरे ले गए हो तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ। तो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। और कितनी स्थितिज ऊर्जा आई यहाँ पर, mgh, और h निकालने का तरीका हम सीख चुके हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो प्रीवियस वीडियो को जाके देखो, वहां सारी बातें क्लियर हो चुकी है। सारे वीडियो को सीक्वेंस में देखिए, हर चीज क्लियर हो जाएगी। मैंने वादा किया था मैं बेसिक से एडवांस सिखाऊंगा, मैं देखो आपको हर चीज पहले से सिखा चुका हूं, सीधा उसका उपयोग कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लड़की की स्थितिज ऊर्जा बताओ, लड़की की स्थितिज ऊर्जा बताओ, कुछ नहीं करना। लड़की अगर इस स्थिति पे पहुंचेगी तो ऊंचाई के कारण उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी लिखी जाएगी, mgh, और h का मान कितना है, पूरी लंबाई L है, L में से क्या हो जाएगा, L cos थीटा हट जाएगा, ये हट जाओगे तो यही तो निकलेगी या नहीं निकलेगी, सर बिल्कुल निकलेगी। निकालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे कि 12 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल को छोड़ा जाता है, 12 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल को छोड़ा जाता है, धरातल से टकराने पर यह अपनी गतिज ऊर्जा का 25% खो देती है। तो बताइए धरातल से टकराने के पश्चात कितनी ऊंचाई पे जाएगी। कई बार क्या होता है, अपने लोग खेल खेलते हैं तो क्या होता है बताओ, आप एक बॉल फेंकते हो नीचे, बॉल नीचे जाती है, टकरा के वापस कहां आती है, ऊपर आती है।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल को ऊपर से फेंका जाता है, कितनी ऊंचाई से फेंका जाता है? 12 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल को फेंका जाता है। 12 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल फेंकी जाती है। अगर ये 12 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल को छोड़ा जाता है और ये बोलता है कि धरातल से टकराने पर ये अपनी गतिज ऊर्जा का 25% खो देती है। सुनना मेरी बात कि जब सबसे पहले ये चेक करो कि जब इस बॉल को यहां से छोड़ूंगा तो इसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? सर स्थितिज ऊर्जा। और जब बॉल यहां पहुंचेगी तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। कितनी ऊर्जा आएगी? गतिज ऊर्जा। तो बताओ, मैं पूछता हूं, जब बॉल यहां पर पहुंचेगी तो इसके पास कितनी गतिज ऊर्जा होगी? पहले तो ये चेक करते हैं। तो ये चेक किया हमने कि जब बॉल को छोड़ा तो mgh था इसके पास, जैसे ही बॉल को छोड़ा वो किस में बदल गई? हाफ mv² में बदल गई। अब मुझे बताओ, m वस्तु का द्रव्यमान मुझे मालूम नहीं है, m टकराने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा सोचना कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि गतिज ऊर्जा का 25% खो देती है। अब जैसे ही अपनी ऊर्जा का 25% खो देगी तो इसके पास अब कितनी ऊर्जा बचेगी? अब जो भी ऊर्जा थी इसका कितना बचेगा? 75% बचेगा या नहीं बचेगा? भैया सोचो, मेरे पास 100 जूल ऊर्जा थी, नीचे गई, नीचे जाने पे 100 जूल में से 25% खत्म, तो कितना बचा उसके पास? 75% बचा या नहीं बचा? यानी कि अब उसके पास इस ऊर्जा का कितना बचेगा? कितना बचेगा जरा सोचना, इस ऊर्जा का कितना बचेगा जरा ध्यान से देखना। ये ऊर्जा थी, टकराने पर इतनी ऊर्जा, टकराने के बाद ऊर्जा खो देती कितनी? 25%। तो अब कितनी बची इसके पास? 75% बची या नहीं बची? इस ऊर्जा का 75% बचा या नहीं बचा? बचा। अब इस ऊर्जा के कारण ये कितनी ऊंचाई पे जाएगी? इस ऊर्जा के कारण मान लेता हूं मैं mgh' ऊंचाई पे जाएगी। भाई पहले h ऊंचाई पे कब जाती? जब इसके पास ये ऊर्जा थी। लेकिन जब ये ऐसी टकराई, ये अपनी ऊर्जा का कितना भाग खो दिया इसने? अपनी ऊर्जा का इसने 25% खो दिया। तो कितनी ऊर्जा बची? 75%। अब इसी ऊर्जा के कारण तो ये उछलेगी, उछलेगी। अब अगर ये उछलेगी तो क्या ऊंचाई उतनी ही रहेगी? क्या ऊंचाई तो बदलेगी, क्योंकि ऊर्जा बदल रही है तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा? बदलेगा। अब मान लो मैं ये कहता हूं ये mgh ऊंचाई पे जाती है, कैसे देखो, मान लो ये बॉल गिरी नीचे, h ऊंचाई पे गिरी, यहां तक गिरी, लेकिन जैसे ही टकराई ये अपनी ऊर्जा का कुछ भाग खो दिया, तो यहां से वापस ऊपर उठेगी तो क्या है? बराबर थोड़ी ना उठ पाएगी। बराबर तो तब उठती जब ये अपनी ऊर्जा का कोई भाग खोती नहीं। इसने ऊर्जा का भाग खो दिया, कितना? 25%। तो अब इसके पास कितनी ऊर्जा है? 75%। तो 75% के कारण तो कुछ ऊर्जा कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। और ये ऊर्जा किसके बराबर है? mgh' के बराबर है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। जरा देखिए, हाफ mv² किसके बराबर है? इज इक्वल टू mgh की इक्वल है। और ये कितना है? 75% का मतलब कितना हो गया? 3/4 ऑफ हाफ mv² इज इक्वल टू mgh'। h का मान पता है आपको, ध्यान दीजिए, हाफ mv² से हाफ mv² गया, m से m गया, g से g गया, इस उल्टा करो इसको, 4/3 बराबर h/h'। h का मान आपके पास पता है कितना? 12। तो 4/3 बराबर 12/h'। तो बताओ h' बराबर कितना निकल के आ गया? 36/4। यानी कि ये अब 9 मीटर ऊंचाई तक ही उछल पाएगी, क्योंकि ऊर्जा का मान क्या हो गया है? धीरे धीरे कम हो गया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगी? ये 9 मीटर ऊंचाई तक ही उछल पाएगी। उम्मीद कर रहा हूं बात एकदम समझ में आ रही होगी। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है कि इस गेंद को किस वेग से गेंद को छोड़ा जाए कि दूसरे छोर के बिंदु बी पे पहुंच जाए। अब जरा सोचना, मैं कहता हूं बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, तो क्या निकालना है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण करनी है। वही बार बार लगा रहा हूं कि इस बिंदु की ऊर्जा और इस बिंदु की ऊर्जा लिख दो और बराबर कर दो, इस बिंदु की ऊर्जा और इस बिंदु की ऊर्जा लिखो और बराबर कर दो। अब देखो, आपने इस बिंदु से v वेग से बॉल को छोड़ा, इस बिंदु पर v वेग से बॉल को छोड़ा, v वेग से बॉल को छोड़ा। अगर बॉल का द्रव्यमान m मान लेता हूं एक बार के लिए, तो इस बिंदु पर इस जो भी बिंदु है a', यहां पर वस्तु के पास कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। कितनी? हाफ mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा। ये वाला वो बिंदु मान रखा है जहां स्थितिज ऊर्जा 0 है। तो इस ऊंचाई पर कौन सी ऊर्जा लिखी जाएगी? स्थितिज ऊर्जा कितनी लिखी जाती है? mgh लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी? बिल्कुल। और जब ये बॉल यहां से यहां पर पहुंचेगी तो इसका वेग कितना हो जाता है? 0 हो जाएगा। तो सारी की सारी ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? इसकी सारी की सारी ऊर्जा किसमें बदल जाएगी?
स्थिति ऊर्जा में बदल जाएगी। अब कोई लोग मुझसे पूछेंगे सर यहाँ वेग 0 क्यों हो गया? क्योंकि अगर वेग 0 नहीं होता तो ये इससे बाहर निकल के बाहर चली जाती। अगर वेग 0 नहीं होता तो इससे बाहर निकल जाती। क्वेश्चन कह रहा है यहां से निकली और यहां तक पहुंची। यहां तक पहुंची इसका मतलब इस बिंदु तक पहुंचती इसका वेग कितना हो गया होगा? 0 हो गया होगा। अगर वेग 0 हो गया तो इसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? क्या स्थितिज ऊर्जा होगी या नहीं होगी? क्योंकि ऊंचाई के कारण कौन सी ऊर्जा आती है? स्थितिज ऊर्जा। तो इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी लिखी जाएगी? 0 लिखी जाएगी। प्लस ऊंचाई के कारण कितनी ऊर्जा? mg इंटू ऊंचाई कितनी है? h की जगह क्या लिख दिया? r लिख दिया। अब आपको v का मान निकालना है। m से m चला गया, बिल्कुल सर। तो v स्क्वायर बटा 2 प्लस जी एच इज इक्वल टू जी आर। बताओ, जी एच इक्वल टू जी आर। यहां पे किस वेग से छोड़ा जाए? वेग का मान निकालना है तो हम इससे वेग का मान निकाल सकते हैं आराम से वेग का मान निकाल सकते हो। v स्क्वायर प्लस 2gh बराबर 2gr। बोलो हाँ या ना? v स्क्वायर बराबर 2gr माइनस 2gh। तो v बराबर रूट का 2gr माइनस 2gh। इससे क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। कुछ नहीं किया। इस बिंदु पर वेग कितना है? हाफ mv स्क्वायर। इस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा। इस बिंदु पर वेग कितना है? इस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा। बस हर क्वेश्चन में ही अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यही किया है। हर बिंदु पर ऊर्जा लिखी है, दूसरे बिंदु की ऊर्जा लिखी है और क्वेश्चन को हल कर दिया। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर भी करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। ठीक है? ओके, थैंक यू क्लास।